वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर पर क्या देखा था कि आपके वेग स्थिरांक और वेग नियतांक पर, वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, वो हम देख रहे थे। तो दो चीजें हमने देख लिया था, ठीक है। आज तीसरे की बारी है, ठीक है। तो तीसरा जो फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करेगा, तो लिखिएगा तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। एक आपका धनात्मक उत्प्रेरक होता है, धनात्मक उत्प्रेरक, और एक क्या होता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जब आपका धनात्मक उत्प्रेरक होता है तो धनात्मक उत्प्रेरक के लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा की जो मान होती है वो क्या होता है? कम होता है। इसके लिए आपका रेट, अभिक्रिया का जो रेट है, जो दर है, वो क्या रहती है? अधिक रहती है। और जो के है, वेग स्थिरांक है, वो क्या रहता है? वो भी आपका बढ़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी अधिक हो जाती है। तो इसके लिए अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर कम हो जाती है और वेग कांस्टेंट जो है, वेग स्थिरांक, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अब ग्राफ से समझते हैं कि ये सब सारी क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि यदि आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, क्या दिया हुआ है? रिएक्शन दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया ए से, ए क्या है? आपका रिएक्टेंट है, मतलब कि अभिकारक है। क्या है मेरे भाई? अभिकारक है। और बी आपका क्या है? उत्पाद है। बी क्या है? उत्पाद है। तो यहां से देखिए हो क्या रहा है कि अब मैं एनर्जी का और इसकी कंसंट्रेशन का जो ग्राफ बनाऊंगा, तो वो देखिएगा, वो महत्वपूर्ण ग्राफ है। और देखते हैं कि ये ग्राफ जो है हमारा कैसा बनेगा। ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इधर ये आपकी एनर्जी है, ये मतलब कि ऊर्जा है। इधर एनर्जी रहेगी, इधर हम रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है, इस चीज को हम देखेंगे। ये है आपकी रिएक्शन, ठीक है। ये यहां पर ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? यहां पर आपका रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और ये मान के चलो कि यहां से ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। और ये मान के चलो कि यहां पर आपका क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊपर वाली जो स्टेज है, ऊपर वाली, इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यार हिंदी मुझे नहीं पता है, मैं इंग्लिश बता दें। क्या कहते हैं इसे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या एक तरीके से इसे कह लो कि ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहां से लेके और यहां तक पहुंचने में, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में जो आपकी जो ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एक्टिवेशन आपकी ये फॉरवर्ड है, मतलब कि भाई यदि देखिए, यदि अभिक्रिया क्या हो रही है, यदि ए से बी की तरफ आ रहे हैं, ए से
बी की तरफ आ रहे हैं तो ये अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्या होती है? अग्र दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? अग्र दिशा में होती है। तो इसे AF से दिखाते हैं। किसे? एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये आपकी जो अभिक्रिया है इसे क्या दिखाते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। किसमें? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर लिख लीजिए कि ये क्या है? ये क्या है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब संक्रियण ऊर्जा है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। संक्रियण ऊर्जा आज इनकी डिफिनीशन पर काम होगा, ठीक है। EAF का मतलब है अग्र दिशा में संक्रियण ऊर्जा। अग्र दिशा में संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। EAB में इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि बैकवर्ड, बैकवर्ड को क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं पता तो बैकवर्ड ही लिख लीजिए। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहां से एक ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो आपका जो ग्राफ बना है, अभी इस पर कोई उत्प्रेरक नहीं है। अभी इस पर कोई उत्प्रेरक नहीं है। यहां पर लिख देता हूं विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अभी ये वाला जो ग्राफ है ये बिना कैटलिस्ट के है, मतलब अभी इस पर मतलब कोई भी उत्प्रेरक नहीं रखा गया, बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया हो रही है। और जब कभी ये ग्राफ कुछ ऐसा बने, जब ये ग्राफ डॉट डॉट वाला नीचे वाला बने, तो ये वाला जो नीचे वाला दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि अभिक्रिया जो हो रही है वो धनात्मक उत्प्रेरण के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? धनात्मक, पॉजिटिव कैटलिस्ट पर अभिक्रिया। ठीक है। और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये आपका किसको दिखाएगा? निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट पर अभिक्रिया। ये आपको लिखना है। एक चीज आप ये लिखेंगे कि यदि क्या लिखेंगे कि यदि आपकी अभिक्रिया में, लिखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि अभिक्रिया में उत्प्रेरक हो तो अभिक्रिया का पथ अलग होता है। तो अभिक्रिया नए पथ से होती है। तो अभिक्रिया नए पथ से होती है, ठीक है। मतलब अभिक्रिया क्या होगी? नया रास्ता चुनेगी। नया रास्ता चुनने का मतलब देख लो कि यदि ये क्या है, ये जो नीचे वाली डॉट डॉट लाइन है ये क्या बता रहा है कि यदि आपका पॉजिटिव अभिक्रिया हो तो पॉजिटिव अभिक्रिया मैंने क्या बताया है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो EA का मान है वो क्या होगा? कम होगा। तो यदि यहां से देखो तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली होगी, ठीक है। ये EA कम होगा। और यहां से यदि ये वाला ग्राफ देखोगे, ऊपर वाला EA डैश है और ये जो ऊपर वाला जो आया है ये ऊपर वाला है EA डबल डैश, ठीक है। तो EA डैश किसको बता रहा है कि जब पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, EA डबल डैश बता रहा है कि जब आपकी क्या होती है? निगेटिव कैटलिस्ट होती है तो उस पर अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इकट्ठा वीडियो चलाकर फिर से देखिएगा। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसे देखते हैं कि के को यानी कि वेग स्थिरांक को कौन कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं। तो लिखिएगा वेग स्थिरांक को ना प्रभावित करने वाले कारक, ना प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देखिए 3 कारक होते हैं। कौन कौन से 3 कारक हैं जो आपको वेग स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करेंगे, यानी कि प्रभावित नहीं करेंगे। तो पहला है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, ये आपको प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि इसको कौन और क्या नहीं प्रभावित करेगा, दाब। इसको दाब भी प्रभावित नहीं करेगा। तीसरा आपका आयतन। तीसरा क्या है जो इसको प्रभावित नहीं करते हैं, तीसरा है आयतन, ठीक है। तो अब इसको नोट करने के बाद हम आज की अगली महत्वपूर्ण हेडिंग पर चलते हैं, कोलिजन थ्योरी। क्या है, कोलिजन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन पे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी, इसको अब हिंदी में क्या कहेंगे, शायद संघट्य, संघट्य, और थ्योरी को क्या कहते हैं, संघट्य व्याख्या कर लीजिए, या जो भी है, अब हिंदी तो नहीं पता, ठीक है। कोलिजन थ्योरी, संघट्य कैसे करते हैं। कोलिजन का मतलब होता है आपस में टक्कर करना, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए भाई, जब कोई आपकी अभिक्रिया होती है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं। एक अभिकारक होता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और एक क्या होता है, उत्पाद होता है, जिससे हमारी अभिक्रिया का प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। तो अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अब जो अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, ये अभिकारक भाई, अभिक्रिया किसी अभिक्रिया को होने के लिए कितने अभिकारकों की जरूरत है, तो एटलीस्ट 2 अभिकारक होने चाहिए। कितने अभिकारक होने चाहिए, कम से कम आपके पास 2 अभिकारक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2 अभिकारक अभिक्रिया के लिए, कम से कम 2 अभिकारक अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक। क्लियर। चलिए अब एक चीज देखते हैं कि भैया ये जो आपके अभिकारक हैं कितने होने चाहिए, 2, कम से कम 2 होने चाहिए। तो अब यार यदि ये अभिक्रिया होगी तो उन अभिकारकों की कुछ एनर्जी भी होगी, कुछ एनर्जी भी होगी। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें 2 चीजें पार करनी पड़ती हैं, 2 बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, 2 बैरियर का पार करने पड़ते हैं। तो लिखिएगा, किसी अभिक्रिया को होने के लिए, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए 2 बैरियर की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितने की जरूरत होती है, 2 बैरियर की आवश्यकता होती है। इसमें पहला बैरियर है आपका एनर्जी बैरियर। क्या है, एनर्जी बैरियर।
दूसरा है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा बैरियर। ऊर्जा बैरियर। यार ओरिएंटेशन का मुझे नहीं पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब है कि किस पदार्थ को किस जगह पर हम रखते हैं कि उनके बीच में आपस में टक्कर अच्छी हो, ठीक है। ये एज ए ओरिएंटेशन का मतलब है स्थिति बैरियर। यहां पर मैं देख ले रहा हूं पोजीशन बैरियर या स्थिति बैरियर कर लीजिए, स्थिति बैरियर। इससे हमें यह पता चलेगा कि इसको किस तरह से रखा जाए, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, मतलब किस तरीके से उसे रखा जाए कि वो क्या करे, अभिक्रिया हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी बैरियर। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी बैरियर। बहुत ही आसान है और इसको हम लोग अब करना शुरू करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम अब आगे बढ़ें। तो चलिए पहली हेडिंग डालिएगा एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, तो इसमें लिखिएगा कि अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम या अधिक होती है, कम या अधिक होती है, ठीक है। अभिक्रिया के समय अभिकारक की ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम या अधिक होती है। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। पहले देखो आपकी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक इंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। क्या होती है? एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहले ही हम लिखेंगे पहले टाइप का, ए टाइप की जो आपकी जो रिएक्शन होती है, इसमें होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या मैं बता रहा हूं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी ऊर्जा जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाम से ही पता चल रहा है इंडो, इनका मतलब आना, इनका मतलब आना। तो इसके लिए हमें अभिकारक को ऊर्जा देनी पड़ती है, अभिकारक को ऊर्जा देनी पड़ती है। इसमें लिखिएगा अभिकारक को ऊर्जा देनी पड़ती है, अभिकारक को ऊष्मा देनी पड़ती है। जो करना हो कर लीजिए। अभिकारक को ऊष्मा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ये है, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा एच, यानी कि इसको क्या कहते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी ये क्या रहता है? एंथैल्पी को यार हिंदी में भी एंथैल्पी ही कहते हैं। एच को क्या कहते हैं? एच को एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी। और ये एच जो होता है ये आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चेंज इन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसा होगा ये? पॉजिटिव होगा, ठीक है। किसके लिए? इंडोथर्मिक के लिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने के लिए ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ती है। क्या कहलाती? इंडोथर्मिक। नाम से ही पता चल रहा है इंडोथर्मिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कि जैसे
आपकी कोई रिएक्शन दी हुई है, ये ए से बी में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सब सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये सब क्लियर होने वाला है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये मान के चलो कि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है, मतलब ए है। क्या है? रिएक्टेंट है, ए है। यहां से ये आपकी अभिक्रिया हो रही है और ये आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है। देखो देखकर पता चल रहा होगा ए वाला नीचे है और बी वाला क्या है, ऊपर है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? ये प्रोडक्ट है, यानी कि बी है। बी क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ये क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है। ठीक है। अब ये यहां से लेके यहां तक, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक, ये वाली एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको TH से दिखाते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये आपको एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? बात समझना, यहां से देखना कि यदि आपकी ये ए क्या है? अभिकारक है। इस अभिकारक को मैं यहां तक यदि मैं ये ऊर्जा दे दूं, कितनी दे दूं? एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं, ये मतलब यहां तक पहुंचना है। इसके पास अभी कितनी है ऊर्जा? इतनी ऊर्जा है। कितनी है? इतनी ऊर्जा है आपकी रूम टेम्परेचर पे। इसके पास एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर इसके पास जो ऊर्जा है वो कितनी है? ये है। ठीक है। अब इसके पास इतनी ऊर्जा तो पहले से है, लेकिन इसको अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, यदि मैं इस अभिक्रिया को इतनी ऊर्जा और दे दूं, ये ऊर्जा और दे दूं, तो ये क्या करेगी? ये आपकी ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक को यदि मैं ये ऊर्जा दे दूं, क्या कर दूं? ये ऊर्जा और दे दूं, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और इस अभिक्रिया तक पहुंचने में ये जो वाली जो ऊर्जा, ये आपकी ये क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा की जो डिफिनीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि अभिकारक को, किसी अभिक्रिया के अभिकारक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, किसी अभिक्रिया के अभिकारक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके लिए अभिकारक के मॉलिक्यूल्स अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? ठीक है। तो यहां से मैं लिखे दे रहा हूं कि अब आप यहां पर लिख लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं ना। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसमें क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के अभिकारक की, अभिक्रिया के अभिकारक की, अभिकारक की वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा जब अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु अभिक्रिया करना शुरू करते हैं, अभिक्रिया करना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। शुरू करते हैं, सक्रियण ऊर्जा
कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो। अब देखिए, अब इसमें अगला आपको हेडिंग मतलब इस पे आपको क्या नहीं पता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं पता। तो चलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की डिफिनीशन लिखिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो लिखिएगा इसमें कि अभिक्रिया के अभिकारकों के लिए, अभिक्रिया के अभिकारकों के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जब वह न्यूनतम ऊर्जा जो वह न्यूनतम ऊर्जा वह कुल न्यूनतम ऊर्जा वह कुल न्यूनतम ऊर्जा जब अभिकारक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट तक पहुंचता है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स स्टेट तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर क्या होगा, ETH बराबर क्या हो जाएगा। तो ETH बराबर आपका होगा, ये रूम टेम्परेचर पे जितनी ऊर्जा है, ये वाली ऊर्जा, ये रूम टेम्परेचर पे जितनी ऊर्जा है, रूम टेम्परेचर पे ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी एट रूम टेम्परेचर प्लस अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपकी थ्रेशोल्ड ऊर्जा होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं भाई, यहां से लेके ये पूरा, ये यहां से ये वाली जो आपने लाइन खींचा है, ये डॉट डॉट जो दिखाया है, ये पूरी आपकी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड ETH कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपने क्या देखा, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि EAF क्या है, ज्यादा है किससे, EAB से। अब आपको EAF का मतलब पता है, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अग्र दिशा में अभिक्रिय संक्रियण ऊर्जा और पश्च दिशा में संक्रियण ऊर्जा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि EAF बड़ा है किससे, EAB से। तो और ये वाला जो गैप है, इन दोनों के मध्य का जो गैप, ये प्रोडक्ट और इनके बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये कहलाता है डेल्टा H। क्या कहलाता है, डेल्टा H। और डेल्टा H बराबर होता है EA फॉरवर्ड माइनस का EA बैकवर्ड, या ये। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें जो थी वो मैंने आपको बता दिया। तो ये किसके लिए है कि देखिए अभिक्रिया के लिए ये डेल्टा EAH ज्यादा क्यों है, EAF ज्यादा क्यों है, मतलब अग्र दिशा में एक्टिवेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि भैया इंडोथर्मिक का मतलब क्या है, इंडो मतलब हमें दो, क्या दो, थर्मिक मतलब ऊष्मा दो। तो इसके लिए ऊष्मा हम ज्यादा देंगे ना, मतलब रिएक्टेंट को ऊष्मा हम प्रदान कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की ऊष्मा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। किससे, प्रोडक्ट के उत्पाद की ऊष्मा से। तो यहां से डेल्टा H बराबर ये हो जाएगा, जो कि आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने यदि ये फिगर में नहीं बनाया रहा हो तो फिगर बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम एक्सोथर्मिक अब देखते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक। अब दूसरे नंबर पे, बी नंबर पे डालिएगा, हमें क्या देखना है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक को क्या बोलते हैं, जिसमें हमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा हमें मिलती है। तो लिखिएगा अभिक्रिया के पश्चात हमें
ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा क्या होती है, मिलती है भैया। तो यहां पर जब अभिक्रिया के पश्चात हमें ऊष्मा मिलेगी तो डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, लेस देन जीरो। क्या होगा, यानी कि निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसके लिए ग्राफ देखते हैं, फिर से वही रिएक्शन है। इस ये रहा ए और बी, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर यदि ध्यान से देखो तो ये खपाच कपाच और ये खपाच, यहां पर ये आपका उत्पाद का, तो ये आपका यहां से शुरू हुआ और ये आपका कुछ ऐसे आ रहा है। ग्राफ में देखोगे तो अभी मैं उसका भी ग्राफ बना दूंगा, तो ये सब सारी चीजें आपकी, ये आपका क्या हो जाएगा बी, ये आपका ए आपका अभिकारक है, बी क्या है आपका उत्पाद है, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इधर दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्या है, ये वाला जो गैप है ये क्या है, डेल्टा एच है। ये आपको टेम्परेचर बता रहा है, इधर ये क्या है टेम्परेचर मतलब तापमान है, इधर क्या है आपकी ऊर्जा है मतलब कि एनर्जी है, एनर्जी दे रहा है। ये आपकी थोड़ा सा और ऊपर उठा देते हैं तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट यानी कि एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। इधर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है EAF, और ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। किसकी है, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। EAB का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से आप जो डेल्टा एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और ये जो आपकी जो डॉट डॉट लाइन जो ऊपर से आई है, ये वाली जो आपकी जो डॉट डॉट लाइन आई है, इसकी जो ऊर्जा है ये क्या है, ये ETH मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां से डेल्टा एच का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EAB बैकवर्ड माइनस का फॉरवर्ड कितना होगा, या एक मिनट इसको लिख लो EAF माइनस का EAB। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि EAF फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है आपकी कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन आपकी एनर्जी कितनी है, अधिक है। चलिए, ये आपका किसके लिए हो गया, एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है, जब आपकी अभिक्रिया कैसी हो, एक्सोथर्मिक हो। तो एक्सोथर्मिक के आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट की मतलब कि जो उत्पाद की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि ये चीज आपको याद रखना है कि फॉर ये EA बैकवर्ड मैक्सी अधिक होता है किससे, फॉरवर्ड से। और ये आपको याद रखना है कि ये किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक के लिए। किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक के लिए। अभी आपने पीछे में अपना ग्राफ में बनाया होगा, जब मैं इंडोथर्मिक बता रहा था तो वहां पर जो कुछ ग्राफ आया रहा होगा वो ग्राफ कुछ आपका ऐसा रहा होगा कि आपने यहां से चला और यहां तक, तो ये आपका ये बैकवर्ड थी EAB, और ये क्या था, ये आपका फॉरवर्ड था एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। तो यहां से क्या था, यहां से आपको ये किसके लिए है, इंडोथर्मिक के लिए। किसके लिए है, इंडोथर्मिक के लिए है। ठीक है, और ये यहां पर भी अभी क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये इनकी बीच की जो ऊर्जा का जो गैप होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच। और यहां पर आपको डेल्टा एच क्या मिल रहा होगा, ये पॉजिटिव मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा, क्योंकि यहां पर आपका EAF अधिक है किससे, EAB से। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, ये तो मैं बता दिया था। ठीक है, केवल कंपैरिजन के लिए ये वाला ग्राफ बनाया था। तो आपको यहां पर केवल ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, आपकी अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। यदि ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे चुटकियों में बन जाएगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक आपकी अभिक्रिया क्या दी हुई है, रिएक्शन है A से B कोई अभिक्रिया दी हुई है।
ठीक है, ए क्या है आपका अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट है, बी क्या है उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है। कह रहा है कि अभिक्रिया की ऊष्मा तथा अभिकारक की संक्रियण ऊर्जा क्रमशः 50 किलो जूल तथा 90 किलो जूल है। अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो ध्यान से समझना, बुद्धि खोल के कान खोल के जो खेल खोल सको खोल लो। देखो डेल्टा एच सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा एच बराबर होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस का ई ए बैकवर्ड, ये होता है। अब यहां पर देखो आपको थोड़ा सा बुद्धि ये लगाना पड़ेगा कि दिया क्या हुआ है। अभिक्रिया की ऊष्मा का मतलब है कि चेंज इन एंथैल्पी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हुआ है ये दिया हुआ। अभिक्रिया की ऊष्मा का मतलब क्या हुआ कि आपकी एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है 50 किलो जूल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ 50 किलो जूल। और आपको क्या दे दिया, अभिकारक की संक्रियण ऊर्जा, मतलब कि आपको अभिकारक कहां पर रहता है, पहले रहता है। तो अभिकारक की संक्रियण ऊर्जा कितनी दे दिया है, EAF आपको कितना दे दिया है, आपको 90 किलो जूल दे दिया है। कितना दिया है, 90 किलो जूल। और आपसे क्या पूछा है, अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा याद कीजिए, यानी से आपके क्या पूछा है कि बैकवर्ड के लिए कुल मिला के कितना होगा। तो ये कितना दिया है, डेल्टा एच के मान 50 किलो जूल में है, तो वो तो याद ही रहेगा। ये 90 माइनस का EAB, तो EAB जब आप निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 40 किलो जूल। कितना आएगा, 40 किलो जूल। ये रहा आपका आंसर। अच्छा फिर से थोड़ा भेजा लगाना। अब यहां पर आपको फिर से सॉल्यूशन एक, ये आपका क्वेश्चन है कि एक आपकी अभिक्रिया दी हुई है x से y, इसके लिए डेल्टा एच का मान कैसा है, निगेटिव है। कितना है, निगेटिव है। डेल्टा एच का मान कितना है, माइनस का 50 किलो जूल आ रहा है। कह रहा है कि संक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है, हमें संक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है, जबकि अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा क्या दी हुआ है, दिया हुआ है। तो किस अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा दिया हुआ है, y से x, मतलब ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ। किसकी दिया हुआ है, बैकवर्ड की, और हमें किसकी चाहिए, फॉरवर्ड की। तो बस खत्म बात। यानी क्या दिया हुआ है आपको तो पता है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस का ई ए बैकवर्ड। ध्यान से समझो दिया क्या है, आपको दिया है डेल्टा एच, तो वो साफ साफ अंधे को भी दिख जाएगा। ठीक है, अंधे हो तो आप लोग वीडियो तो देख नहीं रहे होगे। चलो अब क्या करते हैं, अब क्या दिया हुआ है कि जबकि अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया कौन सी दी हुई है, y से x, और जब आपकी मूल अभिक्रिया क्या है, x से y, तो फॉरवर्ड तो ये वाला रहा है x से y, लेकिन ये दिया किसका है, y से x, यानी कि ये बैकवर्ड के लिए दिया हुआ है। यानी कि आपका EAB आपको कितना दिया हुआ है, 90 किलो जूल। ये यहां से वैल्यू पुट कर दो और आप आंसर निकालो। आपको EAF निकालना है और ये माइनस का 90, तो ये उधर जाएगा, तो EA फॉरवर्ड आपका आ जाएगा 40 किलो जूल। दैट्स द आंसर। ठीक है, छाप लो। तो फिर हम इसका अगला भाग करते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर। लिखो इससे पहले। देखो बच्चों अगला देखें, ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन की भैया मुझे हिंदी नहीं पता है, क्षमा चाहता हूं। ओरिएंटेशन बैरियर, देखो मुद्दे की बात समझना, यहां पर कुल मिला के हो क्या रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि कोई चीज किस प्रकार से हम रखें। ठीक है, तो यहां पर कोलिजन थ्योरी में क्या आता है कि महत्वपूर्ण क्या है आपका, ओरिएंटेशन बैरियर है। क्या महत्वपूर्ण है, ओरिएंटेशन बैरियर। यहां से देखेगा तो आपका ओरिएंटेशन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि आप बहुत अच्छा सा ओरिएंटेशन है, मतलब इस प्रकार से रख देंगे तो आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। इम्प्रॉपर का मतलब कि यदि आपने गलत तरीके से किसी मॉलिक्यूल को रखा, वो गलत तरीके से करेंगे तो उनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि लिखिएगा, जब अभिक्रिया के अणु, जब अभिक्रिया के अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु आपस में
आपस में टकराते हैं तो इनकी टक्करों से ही उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उत्पाद प्राप्त होता है। अब ये बात दूसरी है कि आपके जो टक्करें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला, आपकी जो टक्कर होती है वो इफेक्टिव कोलिजन, मतलब ऐसा टक्कर जिससे क्या हो जाए, आपका उत्पाद बन जाए। क्या कहलाता है? इफेक्टिव, असरदार टक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है? असरदार टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। तो टक्कर कितने प्रकार की हो गई आपकी? दो प्रकार की, एक असरदार और एक ऐसी आपकी इनप्रॉपर, मतलब जो एक तो इफेक्टिव हो जाएगा, एक नॉन इफेक्टिव होगा। तो ठीक है, तो टक्करें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो पहला है इफेक्टिव कोलिजन। क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन का हिंदी में लिख देता हूं असरदार टक्कर। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। कभी देखिए, इसका सब का मतलब समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। नॉन इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, मतलब आपका नॉन इफेक्टिव का मतलब अब आपका ये अभिक्रिया उत्पाद नहीं बनाएगा, इसके टक्कर के बाद उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि उत्पाद नहीं बनेगा, उत्पाद नहीं बनेगा। ध्यान देना है भाई, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? उत्पाद आपका बनेगा। ऐसी टक्कर जब आपकी, देखिए कई अणु होते हैं, कई तरीके से आपस में टकराते हैं, लेकिन आपके जो उत्पाद बनाते हैं वो कुछ ही टक्कर बनाते हैं ना, कुछ ही टक्कर बनाते हैं। सब टक्कर आपस में नहीं बना लेते हैं कि भाई जितने भी मॉलिक्यूल हुए आपस में भिड़ा दो और सब उत्पाद बन गया, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या ये कि कुछ चीजें, मतलब कुछ टक्कर ऐसी होंगी जिनकी वजह से उत्पाद बनेगा, और कुछ टक्कर तो आपकी ऐसी हो जाएंगी कि जो वेस्ट चली जाएंगी। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है वो सब सारी चीजें। तो देखिएगा, आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा है? SN2 रिएक्शन अभी आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसमें है? हैलो एल्केन्स में है। ठीक है, हैलो एल्केन्स में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि, चलिए मैं आपका एक हैलो एल्केन्स ले रहा हूं, ये कार्बन रहा। कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, और एक मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपका क्लोरीन जोड़े दे रहा हूं। क्या जोड़े दे रहा हूं? क्लोरीन जोड़े दे रहा हूं। और एक मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि OH माइनस ले लिया। क्या ले लिया? OH माइनस। ठीक है, ये सब यार अभी आप लोग पढ़ेंगे, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब वहां पर आपका ये आएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुद्दे की बात क्या है कि यहां से होगा क्या ये कि क्लोरीन कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्लोरीन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। तो इस पर, क्लोरीन पर पार्शियल क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? क्लोरीन पर कैसा आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये OH माइनस कह रहा है कि नहीं अब मैं आऊंगा, ये गया इसके पास, ये गया। तो देखना, तो इसके जाने के दो तरीके हैं, या तो ये इधर से जाए और डायरेक्ट इधर जाए। ठीक है, ये हटेगा तो होगा क्या, ये थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये OH माइनस है, तो इधर से ये Cl वाला इसे क्या करेगा भाई? Cl के पास कैसा है? ऋणात्मक चार्ज है ना, ऋणात्मक आवेश है, और ये भी कैसा है? ऋणात्मक आवेश। तो मैंने आपको फिजिक्स में बता रखा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं?
प्रतिकर्षित करते हैं, तो यानी कि ये इसके पास जाएगा तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर तरफ से जो टक्कर होगी, ये जब इसके पास जाएगा तो इधर तरफ से जो टक्कर होगी वो आपकी सही टक्कर नहीं होगी, मतलब कि ये टक्कर आपका पूरी तरीके से उत्पाद नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और यहां से ये भी निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। चलो, तो अब इसके पास कौन सा रास्ता बचा? इसके पास रास्ता ये वाला बचा, ये जाएगा यहां से जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। अब इसके पास ध्यान से देखना, ये OH माइनस के पास जब ये यहां पर अटैक करेगा, जब ये यहां पर हमला करेगा, मतलब इसके पास जाएगा, तो होगा क्या ये, क्योंकि ये निगेटिव इधर पर ये पॉजिटिव जाकर लग जाएगा। क्या यहां पर इसको कोई रिपेल करने वाला है? क्या कोई नहीं है, क्योंकि ये भी H कैसा है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत जाकर चला जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला जो आपकी जो टक्कर है, ये आपकी नॉन इफेक्टिव कोलिजन देगा। क्या किस में आएगा? नॉन इफेक्टिव कोलिजन कह लो। ठीक है, या इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, और ये वाला आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब कि अगर हम इस तरीके से इसकी टक्कर कराएं तो ये आपका प्रोडक्ट बना के देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यानी कि यहां से ये वाला जो टक्कर होगी, या इसी को कह लेते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहलाता है? इफेक्टिव कोलिजन। देखिए, कभी कभी आपके जेई में या नीट में पूछ सकता है कि ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन का एक नाम और कौन सा है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक फैक्टर। क्या कहलाता है? स्टेरिक फैक्टर कहलाता है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहले इसको नोट करिए। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं? अब देखिए, आपको रेट पता है ना, रेट क्या होता है? रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ZAB इंटू ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। ये E की पावर में है, माइनस का EA अपॉन RT, ये E की पावर में। रेट अभिक्रिया की दर। ZA क्या है? ZA क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट्ट की आवृत्ति। ZA क्या है? ZAB क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब संघट्ट की आवृत्ति। संघट्ट की आवृत्ति। अब पहले इसकी डिफिनीशन लिख लिया जाए कि इस आवृत्ति का मतलब क्या है। इस आवृत्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एकांक समय में, ZA का कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एकांक समय में अभिकारक के कितने अणुओं के मध्य, एकांक समय में तथा एकांक आयतन में अभिकारक के अणुओं के मध्य कितनी बार टक्कर होती है, क्या कहलाता है? संघट्ट की आवृत्ति कहलाती है। तो लिखिएगा, एकांक समय तथा एकांक आयतन में अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाले टक्कर क्या कहलाती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, संघट्ट की आवृत्ति कहलाती है। संघट्ट की आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ये चीज क्लियर हुआ।
अच्छा, e की पावर माइनस का EA अपान RT। R क्या है आपको पता है, क्या है, गैस कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर। किस में रखेंगे, केल्विन में। किस में रखना है, केल्विन में। तो इसको भी लिख लो कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, EA अपान RT। ये मैं सब आपको बता चुका हूं जब आर्हेनियस पढ़ाया था, आर्हेनियस का समीकरण वहां पर बताया था। तो ये इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, ये पूरा टर्म कहलाता है, ये आपका पूरा टर्म कहलाएगा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब कि कितने के बीच में आपकी टक्कर होती है, वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका फ्रैक्शन कितना है, क्या है उनका कितना है। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो लिखिएगा ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन से नाम से ही पता चल रहा है कि भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है, मतलब इसकी भिन्न की वैल्यू, यहां पर ध्यान से देखना, इस भिन्न की वैल्यू हमेशा क्या होगी, भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। अब आप कह दो कि सर ये भी तो भिन्न है 4/2, अब पागल इसको काटोगे तो ये क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, भिन्न का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। तो भिन्न का मतलब क्या है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1, 1 से कम रहेगी। इफेक्टिव मॉलिक्यूल, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर लो कि भाई देखो बात समझना, ये क्या कह रहा है कि जितने टक्कर होंगी, जितनी टक्कर होगी उसमें से कुछ ही टक्कर तो इफेक्टिव होंगी, सब टक्कर तो उत्पाद नहीं बना लेंगी। जो उत्पाद बनाती हैं वही क्या कहलाती हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहलाती हैं। तो यही क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो इसको समझने का एक आसान सा तरीका देखो, जैसे मान लो कि ये एक मैंने बर्तन बना दिया, ठीक है, यहां पर कुछ कुछ अभिकारक हैं, इस पर कुछ अभिकारक हैं, क्या है, कुछ अभिकारक हैं। अब इस अभिकारक में मान के चलो कि यहां पर ये कितना है, इनके बीच में कितने हैं, 100 टक्करें हो रही हैं। कितनी हो रही हैं, 100 टक्करें। ये कितनी है, ये क्या है, टक्कर है, ये 100 टक्कर हो रही है। कितनी टक्कर हो रही है, 100 टक्कर। 1 सेकंड में आपकी कितनी हो रही है, 100 टक्कर हो रही है। ये पूरे मतलब कुल कितने टक्कर हो रहे हैं, ये है बता रहा है। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इतने टक्कर हो रहे हैं। लेकिन इनमें से इफेक्टिव कितने हो रहे हैं, यदि मैं कह दूं 20% है, क्या है, 20%। मतलब कि इनमें से यदि 20% का मतलब कि इसमें से आपके 20 टक्कर आपके ऐसे होंगे जो क्या देंगे, जो आपको उत्पाद देंगे। क्या देंगे, उत्पाद देंगे। बाकी कह दो 80 टक्कर चले गए वो, ठीक है, 80 टक्कर कहां गए, वो फर्जी चले गए, उनसे आपको कुछ नहीं मिला। तो ये 20 टक्कर जो उत्पाद दे रहे हैं यही क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएंगे मेरे भाई। ठीक, भेजा खुला थोड़ा सा और देखना। अब मैं यहां पर सेम वही चीज है, ठीक है। अब आपकी टक्कर ये कह रहा है 500 है, कितना हो रहा है, 500। बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, इसे 500 कर दिया कि अब 1 सेकंड में एकांक आयतन में कितने 500 टक्कर हो रही है। कितने टक्कर हो रही है, 500 टक्कर। अब देखो 500 टक्कर हो रही है, तो 500 टक्कर के बाद मैंने बता दिया कि यहां पर इफेक्टिव जो कोलिजन है वो भी अभी भी कितना है, 20% है। कितना है, 20% है। कितना है, 20% है। 20% क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। 20% क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। मतलब 500 को 20% कितना, 100 टक्कर। 100 टक्कर आपके क्या देंगे, उत्पाद देंगे। क्या देंगे, उत्पाद देंगे। तो एक तरीके से 20% क्या दिया भाई, ये फ्रैक्शन दिया है, इसकी वैल्यू दिया है कि यहां पर ये इतनी चीजें हो रही हैं। क्लियर हुआ कि इतने टक्कर 20% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 20%, ये फ्रैक्शन में हुआ ना, ये है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये की वैल्यू ये रही, ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये हमेशा क्या रहेगी, आपका 1 से कम रहेगा। ठीक है,
बात समझ में आई? चलो छाप लो इसे, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके लिए था? ये तो अभी एनर्जी बैरियर के लिए, ये सब हमने लिख दिया। अब देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, पहले इसे छाप लो, या छाप लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके छाप लो। छाप लिया होगा, चलो आगे बढ़। भेजा लगाना फिर से। जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहा हूं, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो अब क्या आएगा? यहां से रेट बराबर आपका हो जाएगा P जेड की पावर ए बी, जेड इंटू ए बी ई की पावर माइनस का EA अपान RT। अब हम किस पे आ रहे हैं? P पर। ये P क्या है? P है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं? स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मतलब स्टेरिक ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब इसको कैसे लगा जाइए? पी की वैल्यू, ठीक है। अब पी की वैल्यू के लिए देखते हैं कि सब चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक है। देखिए P का मान जितना अधिक होगा, P का वैल्यू जितना अधिक होगा, समझ जाओ कि वो पोजीशन हमारे लिए, जिस पोजीशन के लिए P का मान जितना अधिक होगा, वह पोजीशन टक्कर के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। फिर से सुन लो, P का मान जिस पोजीशन के लिए सबसे अधिक होगी, वह पोजीशन हमारे लिए, अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक फेवरेबल है। तो यहां पर लिख लो, P का अधिक मान अभिक्रिया में उस ओरिएंटेशन को बताता है, उस ओरिएंटेशन को बताता है जिसके लिए अभिक्रिया आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब अधिकतर अभिक्रिया के लिए P का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। लिखिएगा, अधिकांश अभिक्रिया के लिए P का मान 1 से कम होता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं के लिए इस P का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। और P का मान जितना अधिक होगा, यदि 1 से बहुत अधिक हो गया, मान के चलो कि 2, 3 पर पहुंच गए, 2 पर पहुंच गए, 3 पर पहुंच गए, 4 पर पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि अब इस अभिक्रिया के लिए आपको यह जरूरी नहीं है कि आपका एनर्जी बैरियर पार करे। यदि आपका ओरिएंटेशन बैरियर वह इतना अच्छा पा गया, तो वो आपकी अभिक्रिया होकर रहेगी, उसको एनर्जी बैरियर पार करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि P का जितना अधिक मान होगा, वह अभिक्रिया बिना किसी एनर्जी बैरियर के, बिना ऊर्जा बैरियर के भी वह अभिक्रिया हो जाएगी। किसके बेसिस पर? ओरिएंटेशन बैरियर के आधार पर, क्योंकि वह उसने ओरिएंटेशन वेक्टर बैरियर को क्या कर लिया है? ओवरकम कर लिया, मतलब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, तो सिर्फ उसी आधार पर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, और आज से यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखना है। क्या देखना है?
बुद्धि लगा के देखना है कि यहां पर जो z की जो वैल्यू है, ये z की वैल्यू मैं आपको लिखे दे रहा हूं, जो z का जो मान होता है ये कितना होता है, तो इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ याद करने की जो जरूरत है मैं वो आपको बता दूंगा। z बराबर होता है ये आपका, ये होता है √2 पाई c एवरेज सिग्मा स्क्वायर अपान n अपान v, n अपान v। अब मैं यहां पर ये सब सारी चीजें जरूर बता दे रहा हूं कि इनमें से ये हैं क्या क्या। ठीक है, सिग्मा क्या है, सबसे पहली बात आती है सिग्मा। क्या आता है सिग्मा, यार इसको नोट कर लिया होगा ना, नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, चलो सिग्मा क्या है, सबसे पहले सिग्मा, सिग्मा क्या है, कोलिजन डायामीटर। क्या है, कोलिजन डाया, कोलिजन डाया है। मतलब कि यदि ये मॉलिक्यूल्स है एक और एक ये मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच में ये आपका, ये क्या है, ये आपका सिग्मा है। ठीक है, कोलिजन डाया है। और ये जो आपका सी एवरेज है, सी एवरेज है, ये जो सी एवरेज है ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। कितनी है, एवरेज वेलोसिटी, नाम से ही पता चल रहा होगा, एवरेज वेलोसिटी। और जो आपकी एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी ये होगी √8RT/AM। लिखें, सी एवरेज बराबर होगा, ये होगा √8RT/M। ठीक है, ये यानी कि आपका यदि ध्यान से देखो, यदि क्लियरली देखो तो हो क्या, अच्छा n अपान वी का मतलब क्या है, n अपान वी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब अणु, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। यहां से एक चीज निकल के आ रही है, ध्यान से देखना, एक चीज क्या निकल के आ रही है, देखो कि ये z आपका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि बाकी सब सारी चीज, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सी एवरेज के। और सी एवरेज आपका दिया हुआ है, यानी कि सी एवरेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √T के। किसके है, √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि z भी आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, सी एवरेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये आपका √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप देखोगे तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है, एक चीज और बची हुई है जो मैं थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूं। ठीक है, वैसे बताने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि यदि मैं उन अभिकारकों का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री बढ़ा दूं, क्या कर दूं, उन अभिकारकों का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दूं, तो आपका जो इफेक्टिव जो कोलिजन है, ये जो z है, ये आपका कितना बढ़ेगा, केवल 3% बढ़ता है। कितना बढ़ता है, केवल 3%। तो लिख लीजिए, यदि अभिकारकों का ताप 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो z 3% ही बढ़ता। ठीक है, यानी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 2 चीजें दे देगा, ठीक है, आपको 3 चीजें दे देगा, भाई कह देगा कि इतने पर, इतना जब मान के चलो कि 300 डिग्री केल्विन पर आपका जो z है, जो आपकी जो कोलिजन हो रही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी हो रही है। फिर कह देगा कि 310 पर आप बताइए, तो 10 डिग्री बढ़ा दिया तो आप उसका 3% बढ़ा के लिख देंगे, नहीं तो आप निकाल लेंगे
वो आपका यहां से निकाल लेंगे। तो चलिए हम आज यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, रासायनिक बलगति का यह चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इस पर जो भी क्वेश्चन हैं जिस प्रकार के भी हैं, चाहे मेंस लेवल के हों या एडवांस लेवल के हों, वो सब आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।